नमस्कार मेरे असिस्टेंट प्रोफेसर साथियों। देखिए आप लोग काफ़ी टाइम से मेरे पास मैसेजेस और फ़ोन कर रहे थे कि सर कट ऑफ़ के बारे में बताएं। तो मेरी थोड़ी सी मजबूरी ये है कि मैं कट ऑफ़ के बारे में इसलिए नहीं बता पा रहा था क्योंकि मैं एक बार जो स्टूडेंट्स जो हैं, ठीक है ना, जो हमारे से जुड़े हुए स्टूडेंट्स हैं, जो हमसे पढ़े हुए हैं, उनका एक बार फाइनल रिज़ल्ट आ जाए कि उनके क्या क्या मार्क्स बन रहे हैं और वो पर्सनली मुझे मैसेज कर दें। तो मेरे पास जो है ऑलमोस्ट 350 बच्चे जो हैं उन्होंने अपने मार्क्स मेरे को सेंड किए हैं। ओके 350 मार्क्स बच्चों के जो है मेरे पास जो है डेटा है और उसको हमने एनालिसिस किया है। फिर उसके हिसाब से हम जो है कट ऑफ तक पहुंचने की कोशिश की है। फिर मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये कट ऑफ का परसेप्शन मेरा है और मैं आपको किस लॉजिक से उस कट ऑफ पर पहुँचा हूँ वो भी मैं आपको बताऊँगा। ओके, एक तो ये है कि मेरे पास जो है नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स जो हैं उनके मार्क्स, ठीक है ना, उसके अलावा जो है एग्ज़ाम जो है उसका डिफ़िकल्टी लेवल, ये दो चीज़ों से मैंने एनालिसिस किया। लास्ट ईयर की कट ऑफ, टॉपर के मार्क्स, ठीक है ना, इन सारी चीज़ों से मैंने एनालिसिस करने की कोशिश की है। फिर भी मेन बात यह है कि ये मेरा परसेप्शन है। यदि आप लोगों को ऐसा लगता है कि आपका परसेप्शन इससे डिफरेंट है तो आप अपने परसेप्शन के साथ भी जा सकते हैं। यदि आपको ऐसा लगता है कि मेरा परसेप्शन आपको ठीक लगता है तो आप उसको मान लें, और यदि आपको ऐसा लगता है कि आपका परसेप्शन उससे अलग है तो हो सकता है कि आप भी ज़्यादा ठीक हो, है ना। ऐसा नहीं है, मैंने अपना जो तरीका यूज़ किया है वो मैं आपको बता देता हूँ और मेरे हिसाब से जो है क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकती है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा पेपर के बारे में बताना चाहूँगा कि पेपर का नेचर किस तरीके का था। देखिए, पहली बात तो आपको ये ध्यान रखना है कि एग्जाम के फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर में कुछ क्वेश्चंस, हालांकि मैं एक एक क्वेश्चन को डिटेल एनालिसिस कराऊंगा आपको, ठीक है, और आपको उससे पता लगेगा। सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो पेपर था इसमें जैसे फर्स्ट पेपर जो है और सेकंड पेपर में कुछ 3-3, 4-4 क्वेश्चन ऐसे हैं जैसे डिलीट होने की पॉसिबिलिटी है। जैसे एक पैसिव वॉइस का क्वेश्चन आया था, ठीक है ना, उसमें जो है एक चॉइस में लेयर हो गया, LEIR, लेयर का मतलब होता है केव या डैन। तो वो केव या डैन तो किसी भी कंडीशन में पॉसिबल है नहीं, चाहे वो एग्जामिनर की टाइपिंग मिस्टेक हो या फिर उसने इंटेंशनली दिया हो। हम जो है उसके बारे में उसके मन की बात नहीं जान सकते, ठीक है ना। तो उस स्थिति में वो हो नहीं सकता, तो फिर जो एप्रोप्रिएट जो चॉइस है वो कॉल्ड मी आउट लायर हो सकती है, ठीक है ना। लेकिन एग्जामिनर ऐसा हो सकता है कि उसके दिमाग में वही हो और वो जो LAIR को जो है सही माने, तो उस कंडीशन में आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हो, तो वो फिर उसके बाद उसको डिलीट होने की पॉसिबिलिटी है। इसी तरीके से फर्स्ट पेपर में ही पैसिव वॉइस का क्वेश्चन आया था और पैसिव वॉइस का जो क्वेश्चन था उसमें बाय हुम के बाद भी उन्होंने लास्ट में भी बाय लगा दिया, तो वो क्वेश्चन भी डिलीट होगा। इसके अलावा जो है इसमें आउट ऑफ सिलेबस भी क्वेश्चन आया था, चौसर का क्वेश्चन आया था, ठीक है ना, चौसर या गौवर का फर्स्ट पेपर में, तो वो भी डिलीट होना चाहिए, मतलब आउट ऑफ सिलेबस है तो वो होना ही चाहिए। उसके बाद इसी तरीके से आपके सेकंड पेपर में एक चौसरियन स्टैंजा का क्वेश्चन आया जो कि काफ़ी कंट्राडिक्टरी है, राइम रॉयल। देखिए, इसमें बात ये है कि उसमें ये पूछा गया था कि भाई कौन सा सही नहीं है, विच वन इज़ नॉट करेक्ट। तो देखो, एक जो है वो तो बिल्कुल पता था, चॉइस नंबर सेकंड जो थी उसमें ये कहा था कि भाई इसमें जो है 6 लाइन का स्टैंजा होता है तो वो 7 लाइन का स्टैंजा होता है, तो होता है। लेकिन जो चॉइस नंबर 1 थी, कंप्लेंट अनटू द पिटी, वो वाली चॉइस जो है कि भाई इसका सबसे पहले यूज़ कहाँ पर हुआ। तो देखो, इसमें अलग अलग बुक्स जो है अलग अलग बातें बताती हैं, ऑथेंटिक बुक्स। यदि हम अब्राहम की बात करें तो अब्राहम तो ट्रॉयलस एंड क्रेसिडा ही बताता है, लेकिन हम J.A. कड़न की बात करें तो J.A. कड़न जो है इसमें कंप्लेंट अनटू द पिटी जो है इसको आंसर से ही बता रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा जो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ऑफ लिटरेरी टर्म्स है उसमें ये मेंशन तो नहीं किया कि सबसे पहले कहाँ यूज़ किया है, लेकिन उसने ये बताया है कि भाई इस वर्क में उसमें ट्रॉयलस क्रेसिडा का नाम है। रही बात इसमें राइम रॉयल का यूज़ हुआ है क्या, कंप्लेंट अनटू पिटी, तो डेफिनेट उसमें राइम रॉयल का यूज़ हुआ है। उसमें 17 स्टैंजा हैं, ये एक छोटी पोएम है कंप्लेंट अनटू द पिटी जिसमें कि 17 स्टैंजा हैं और 17 स्टैंजा जो है सारे के सारे राइम रॉयल में ही यूज़ हो रहे हैं। अब राइम रॉयल में तो यूज़ हो रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन ये होता है कि भाई ये सबसे पहले इसमें यूज़ हुआ था क्या, है ना। तो लेकिन कड़न जो है इसी की बात बता रहा है, तो ये बात तो बिल्कुल सही है कि इसमें राइम रॉयल का यूज़ हुआ है। उसमें एक छोटी सी पोएम है जिसमें 17 स्टैंजा है और 17 स्टैंजा जो हैं वो 7 लाइंस के हैं, ठीक है। तो वो एक खैर अलग बात है। इसके अलावा उसमें भी एक जो क्वेश्चन आपका नीरज सिंह चौधरी वाला डिलीट होगा, है ना। इसके अलावा उसमें भी एक जो क्वेश्चन है आपका चौसर की नन स्प्रिट्स टेल, वो भी जो है आउट ऑफ सिलेबस है। इस तरीके के कुछ क्वेश्चन है जो आपके डिलीट होंगे। डिलीट नहीं होंगे तो ऐसा हो सकता है मॉडल जो की आएगी उसमें आपको आंसर्स दे रखे होंगे, फिर आप ऑब्जेक्शन लगाएंगे तो उसके बाद फाइनल आंसर की में डिलीट होंगे, वो डिलीट होने ही पड़ेंगे, है ना। अब देखिए, पेपर का जब एनालिसिस करते हैं तो हम फर्स्ट पेपर की यदि बात करें, ओके, तो फर्स्ट पेपर में सबसे पहले हम ग्रामर के सेक्शन की बात करें तो ग्रामर के सेक्शन जो है उसमें जो है आपके 70 क्वेश्चन आए थे, टोटल क्वेश्चन थे 70। उसमें से जो है ग्रामर का मतलब है इसमें मैं ग्रामर प्लस आपका पैसेज दोनों को इंक्लूड कर रहा हूँ।
इसमें 65 क्वेश्चन जो थे इजी थे। इसका मतलब देखो आपके पैसेज के 10 आउट ऑफ 10 आप सही कर सकते हो, कहीं भी कोई परेशानी वाली बात नहीं थी, ठीक है। इसके अलावा जो थोड़ी सी परेशानी थी तो एक दो इडियम या फिर एक दो फ्रेजल वर्ब में गलती कर सकते हो, एक दो इडियम में गलती कर सकते हो आप, एक इडियम थी जिसमें आप गलती कर सकते हो या फिर एक आध फ्रेजल वर्ब में गलती कर सकते हो, ठीक है। और ग्रामेटिकल जो सेक्शन था उसमें ऐसा कोई नहीं था कि आप गलती कर दें। तो 65 क्वेश्चन जो है ईजी कैटेगरी की मैं मानता हूँ और 5 क्वेश्चन जो है डिफ़िकल्ट कैटेगरी की मानता हूँ। देखो इजी कैटेगरी का मतलब ये है कि यदि किसी स्टूडेंट ने उस चीज़ को पढ़ा है, रिवाइज किया है, कई बार आप रिवाइज करते हो तो एग्जाम में वो मेमोराइज हो जाता है, आपको रिकॉल हो जाता है और आप उसको सही कर सकते हो। लेकिन फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि ये इजी का मतलब ये है कि आपने अच्छी तरह से पढ़ा है, कई बार रिवाइज किया है और आपकी एक्सपेक्टेड चीज़ों में से वो आई है। लेकिन फिर भी एग्जाम का स्ट्रेस ऐसा होता है कि कोई भी स्टूडेंट जो इजी क्वेश्चन है उनको सारे के सारों को सही कर दे, इसकी संभावना जो है नहीं के समान होती है ना। तो वो अभी मैं आपको बात करूँगा। उसके बाद आपके पार्ट बी, देखो पार्ट बी में इन्होंने क्रिटिसिज्म को बिल्कुल ही खत्म कर दिया एक तरीके से। बहुत कम क्वेश्चन पूछे हैं, क्रिटिसिज्म में 50 क्वेश्चन पूछे जाने चाहिए थे, लेकिन क्रिटिसिज्म में टोटल जो है इन्होंने 13 क्वेश्चन पूछे हैं और 13 क्वेश्चन में से भी इजी जो है 9 थे और डिफ़िकल्ट जो है 4 थे। डिफ़िकल्ट ऐसा हो सकता है कि आप डिफ़िकल्ट क्वेश्चन को कर लो, कोइंसिडेंसली आपके लिए आ जाए। डिफ़िकल्ट क्वेश्चन मैं उसको भी मानता हूँ कि किसी भी टेक्स्ट में से, किसी भी पोएम में से कोई सा भी ऐसा स्टेटमेंट आ जाए जो कि जनरली स्टूडेंट्स के टच में नहीं होता, लेकिन कभी कोइंसिडेंसली पढ़ लिया हो, ठीक है ना। या फिर ऐसा हो जो बार बार में एग्जाम्स में नहीं आया हुआ हो क्वेश्चन हो, एग्जाम्स में किसी और एग्जाम्स में नहीं आया हुआ हो, स्टूडेंट्स ने यदि मतलब प्रैक्टिस भी की है तो भी उसके बाद उस क्वेश्चन को नहीं कर सके, तो वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट कैटेगरी में हो जाता है और बेटर है उसको छोड़ देना चाहिए। तो ये पार्ट बी जो है उसमें 13 क्वेश्चन है और ये आपका डिफ़िकल्टी लेवल है। फाइन, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ जिससे आपको पता लगे कि मैंने जो कट ऑफ जो बताई है उसकी अप्रोच क्या रही है। फिर देखिए उसके बाद है पार्ट सी। देखो पार्ट सी में जो है थ्योरी के क्वेश्चन जो है 31 है। हालांकि पेपर सेकंड में भी थियरी के क्वेश्चन आए, लेकिन अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, पेपर फर्स्ट की। इसमें थियरी के क्वेश्चन 31 है और थियरी के क्वेश्चन आपके इजी थे, जिसमें इजी क्वेश्चन जो है 24 है और डिफिकल्ट जो है 7 है। फाइन, इसके बाद जो है फर्स्ट पेपर में ब्रिटिश लिटरेचर ना होने के बाद भी हमारा जो डिवीज़न हुआ था सिलेबस का, तो उसमें फर्स्ट पेपर में कहीं भी ब्रिटिश लिटरेचर नहीं थी, फिर भी ब्रिटिश लिटरेचर के इन्होंने कितने क्वेश्चन दिए हैं, 34 क्वेश्चन जो है फर्स्ट पेपर में दे दिए हैं। फाइन, अब 34 क्वेश्चन में से जो 10 जो क्वेश्चन है वो डिफिकल्ट कैटेगरी के थे और 24 क्वेश्चन जो है किसके थे, इजी कैटेगरी के थे। इसी में इन्होंने एक इंडियन का भी क्वेश्चन दिया है और एक डायस्पोरा का भी क्वेश्चन दिया है। फाइन, इससे आपको क्या समझ में आया, इसको हमें पूरा पेपर फर्स्ट का एनालिसिस करें तो पेपर फर्स्ट में इजी क्वेश्चन जो है 109 है और डिफिकल्ट क्वेश्चन जो है 41 है। यानी कि आप इन क्वेश्चंस को जो पढ़ने वाला स्टूडेंट कर सकता है और डिफिकल्ट क्वेश्चन में से आपने कितने किए ये बाद में मैटर करता है। फाइन, तो ये फर्स्ट पेपर का जो है मैंने आपको थोड़ा सा बताया कि किस तरीके से जो है क्वेश्चंस का डिवीजन है। फिर देखिए नेक्स्ट जो है आपका सेकंड पेपर। सेकंड पेपर में जो है फर्स्ट पार्ट जो है पार्ट नंबर 1 जो है ब्रिटिश लिटरेचर का है, तो यहां पर ब्रिटिश लिटरेचर के जो है 52 क्वेश्चंस आए हैं। तो देखो ब्रिटिश लिटरेचर के आपने देखा कि आपके 86 क्वेश्चन ब्रिटिश लिटरेचर के आए, 52 तो इसमें आ गए और फिर बाकी के उसमें आ गए 34 के अराउंड, तो आपके लगभग 86 क्वेश्चन जो है ब्रिटिश लिटरेचर के आपको आए हैं। ठीक है, इसमें जो है यहाँ पर जो ब्रिटिश लिटरेचर के क्वेश्चन थे इसमें 23 क्वेश्चन डिफिकल्ट थे, क्योंकि कुछ टेक्स्टो लाइन ऐसी थी जिससे हम फैमिलियर नहीं होते हैं, ठीक है ना। कई क्वेश्चन ऐसे थे जो डिफिकल्ट थे और जबकि 29 क्वेश्चन जो है इजी कैटेगरी के हैं, जो कि कहीं ना कहीं आए हुए हैं, डायरेक्ट है, उस टॉपिक को हम पढ़ते हैं तो हमारे को वही क्वेश्चन स्ट्राइक करता है कि ये वाली बात पता होनी चाहिए, तो वो 29 क्वेश्चन जो है ईजी कैटेगरी के हैं। यदि हम अमेरिकन लिटरेचर की बात करें, ठीक है, नेक्स्ट सेक्शन पार्ट बी, तो अमेरिकन लिटरेचर में इन्होंने बिल्कुल सही जितना आप सिलेबस में के अकॉर्डिंग दे रखा था, मैंने अमेरिकन का मतलब अमेरिकन एंड नॉन ब्रिटिश लिटरेचर, इसमें इन्होंने 50 क्वेश्चंस दिए हैं। ओके, अब डिवीजन कैसे है, अमेरिकन लिटरेचर की यदि बात करें तो अमेरिकन लिटरेचर में से इन्होंने 12 क्वेश्चन दिए हैं, उसमें 6 क्वेश्चन आपके ईजी थे और 6 जो है डिफिकल्ट थे। एफ्रो अमेरिकन लिटरेचर में इन्होंने 4 क्वेश्चन दिए हैं और 4 के 4 क्वेश्चन इजी थे, जिसने यदि सुपरफिशियल भी यदि एफ्रो अमेरिकन को पढ़ा है तो उनके आंसर्स दे सकता है। डिफिकल्टी लेवल के क्वेश्चन इसमें एक भी नहीं था। यदि अफ्रीकन लिटरेचर की बात करें तो अफ्रीकन लिटरेचर में टोटल 15 क्वेश्चन थे और उन टोटल 15 क्वेश्चन में से 8 जो है डिफिकल्ट थे और 7 जो है ईजी थे। फाइन, फिर देखिए नेक्स्ट है न्यू लिटरेचर। न्यू लिटरेचर में आपको पता है हमारे सिलेबस में कैनेडियन और ऑस्ट्रेलियन, हालांकि इन्होंने एक न्यूजीलैंड पर भी क्वेश्चन पूछा है, ठीक है ना। फिर
ए कैनेडियन लिटरेचर जो है उसमें टोटल क्वेश्चन जो है 7 पूछे गए, उसमें 5 आपके डिफिकल्ट थे और 2 इजी थे, यानी कैनेडियन लिटरेचर डिफिकल्ट पूछा गया है ना। डिफिकल्ट का मतलब है कि जिस तरीके के एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं उस तरीके के नहीं पूछे गए, अंदर से पूछे गए, है ना। तो इस तरह कैनेडियन लिटरेचर हम जो है ब्रिटिश लिटरेचर की तरह नहीं पढ़ते हैं कि भाई जैसे ब्रिटिश लिटरेचर को पढ़ लेते हैं, अमेरिकन लिटरेचर को पढ़ते हैं, इंडियन लिटरेचर को पढ़ते हैं, इतना इस तरीके से नहीं पढ़ते। तो उन्होंने इसमें से जो क्वेश्चन है वो डिफिकल्ट थे। कैरेबियन लिटरेचर की बात करें तो कैरेबियन लिटरेचर में भी 6 क्वेश्चन पूछे गए थे और उनमें से 2 क्वेश्चन तो इजी थे और आपके 4 क्वेश्चन जो है डिफिकल्ट थे। ऑस्ट्रेलियन लिटरेचर की बात करें तो ऑस्ट्रेलियन लिटरेचर में टोटल क्वेश्चन पूछे गए थे 7, उसमें 4 क्वेश्चन जो है डिफिकल्ट थे और 3 इजी थे। तो देखो इसमें डिफिकल्ट क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं, इसीलिए हम कह रहे हैं सेकंड पेपर में बच्चों को परेशानी आई, ठीक है। उसके बाद देखिए हम बात करें, नेक्स्ट है पार्ट सी। यदि पार्ट सी की बात करें हम तो देखिए पार्ट सी में जो इंडियन राइटिंग इंग्लिश जो है उसके क्वेश्चन इन्होंने इस यहां पर भी क्वेश्चन की कमी कर दी, यहां 30 क्वेश्चन आए, ठीक है। अब 30 क्वेश्चन जो है, आई एम सॉरी यहां पे ये डिफिकल्टी, ये इसमें गलती हो गई है ना, इसको हम काट देता हूं, ठीक है। फिर इसमें आप देखिए, अब यहां से आप कैलकुलेशन कर लेना कितने डिफिकल्ट थे कितने इजी थे, ठीक है। इसका पार्ट फर्स्ट जो है कॉलोनियल एंड पोस्ट कॉलोनियल क्वेश्चन में से आपको जो है 12 क्वेश्चन पूछे गए थे, उसमें डिफिकल्ट क्वेश्चन 6 थे और इजी क्वेश्चन भी 6 थे। दलित लिटरेचर की बात करें तो दलित लिटरेचर में से आपको 9 क्वेश्चन थे, तो इसमें भी डिफिकल्ट क्वेश्चन 5 थे और इजी क्वेश्चन 4 थे, ओके। उसके बाद यदि डायस्पोरा लिटरेचर की बात करें तो डायस्पोरा पे भी 9 क्वेश्चन थे, इसमें डिफिकल्टी लेवल के 4 थे और इजी जो थे 5 थे। आप इसमें एनालिसिस कर सकते हैं डिफिकल्ट कितने हो गए आपके 6 और 5 आपके हो गए 11 और 15, तो ये 15 हो गए, ठीक है ना। 15 क्वेश्चन जो है आपके कैसे हो गए, डिफिकल्ट हो गए, बाकी की 15 आपके ईजी हो गए, मतलब आपका बराबर का लेवल था इसमें। अब देखिए यदि हम इसमें बात करें लिटरेरी थियरी की, तो कोई लिटरेरी थियरी जो है होने को फर्स्ट पेपर में है, लेकिन इन्होंने क्या सेकंड पेपर में भी लिटरेरी थियरी के क्वेश्चन पूछे और सेकंड पेपर में जो लिटरेरी थियरी के क्वेश्चन पूछे गए थे वो 16 थे, ओके। क्रिटिसिज्म के क्वेश्चन 1 पूछा गया। पेपर सेकंड का यदि डिफिकल्टी लेवल की बात करें तो 80 क्वेश्चन डिफिकल्ट थे और 70 क्वेश्चन ईजी थे, ओके। ईजी का मतलब है आपने पढ़ा है उन चीज़ों को, आपने सारी की सारी चीज़ों को कवर किया है, ठीक है। आपने कोई भी चीज़ छोड़ी नहीं है, कवर करने का मतलब है जो भी सेक्शन है उनको पढ़ा जरूर है आपने, ऐसे नहीं है किसी को भी छोड़ दिया, क्योंकि कई बार क्या है कई सेक्शन ऐसे हैं जिसमें बहुत सुपरफिशियल क्वेश्चन आ गए, है ना। यदि आपने सबको पढ़ा है, कई बार रिवीजन किया है, लिमिटेड सोर्सों का यूज़ करते हुए बहुत ज़्यादा सोर्सेज का यूज़ नहीं किया है जिससे कि आप ज़्यादा चीज़ें ना भूलें, ठीक है। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था लिमिटेड सोर्सों को बार बार पढ़ें, ठीक है। तो 70 क्वेश्चन जो है आपके ईजी कैटेगरी में आते हैं, ओके। यानी इसमें 70 क्वेश्चन जो है और 80 क्वेश्चन जो है डिफिकल्ट कैटेगरी में। मैं ये नहीं कह रहा कि इजी कैटेगरी के 70 क्वेश्चन है तो स्टूडेंट 70 के 70 कर देगा, लेकिन मतलब उनको कर सकता है पढ़ने वाला। देखिए हमारे जो नोट्स थे उसमें अराउंड 80 क्वेश्चन केवल डायरेक्ट आपके नोट्स में से हैं, 80 क्वेश्चन। और ये जो चीज़ है वो मैंने सारे के सारे जो हमारी क्लासेज है उसके स्क्रीनशॉट ले लिए। उसके बाद मैं आपको ये भी बता दूंगा कि कौन सी क्लास में कितने मिनट पर वो वाला क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया है लिखा हुआ है, ठीक है, समझाया हुआ है, ठीक है। तो आपको सारे की सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा जब एक एक क्वेश्चन का एनालिसिस करूंगा, क्योंकि जब हम डिटेल डिस्कशन करेंगे पेपर के बारे में तो वो आपको नेट के भी काम आएगा, संस्कृत एजुकेशन डिपार्टमेंट में भी काम आएगा, क्योंकि जो अभी क्वेश्चन पूछ रहे हैं उसके आसपास के एरियाज़ पे बातें पूछ सकते हैं, है ना। तो हम पेपर सॉल्व करेंगे तो उसको पेपर को सॉल्व करने में सीक्वेंस में करेंगे, तो हम उसको डिटेल में सॉल्व करेंगे तो हो सकता है 10 दिन लग जाए, डेली हमारे कितने क्वेश्चन आएँ 1-1 घंटे की क्लास के हिसाब से, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपके 80 क्वेश्चन जो है आपको इसमें किस तरीके के हैं, डिफिकल्ट कैटेगरी के हैं। अब एक बार यदि हम एनालिसिस करें तो टोटल क्वेश्चंस का जो है डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से हुआ है। ग्रामर में 70 क्वेश्चन पूछे गए हैं आपको, क्रिटिसिज्म में 14 क्वेश्चन पूछे गए हैं, थियरी में 47 क्वेश्चन पूछे गए हैं, ब्रिटिश लिटरेचर में आपको 86 क्वेश्चन पूछे गए हैं, अमेरिकन और नॉन ब्रिटिश में आपको 50 पूछे गए हैं और इंडियन में जो है 33 पूछे गए। तो ये हमने जो स्टडी की है इससे आपका एक जो है परसेप्शन जो है कट ऑफ का निकल के आता है। अब कैसे निकल के आता है वो समझिए। यदि हम टोटल इजी क्वेश्चंस की बात करें तो टोटल इजी क्वेश्चन हमारे पास 179 है दोनों पेपरों में मिलाकर, और टोटल डिफिकल्ट क्वेश्चंस की बात करें तो वो कितने आ रहे हैं 121, ठीक है। अब देखो अब क्या होता है,
मैं इसको यहाँ पे थोड़ा सा कर देता हूँ। जब हम डिफ़िकल्ट क्वेश्चन और इजी क्वेश्चंस की बात करें तो 179 जो आपके इजी क्वेश्चन हैं, इजी का मतलब है कि आपने नोट्स पढ़े हैं, चीज़ें पढ़ी हैं, सारी चीज़ों को बार बार में रिवाइज़ किया है, कम से कम 8-10 बार रिवाइज़ किया है कि आपके मैटर में से क्वेश्चन आए तो आप गलत ना करें, ठीक है। मैं एज़ फार एज आवर नोट्स आर कंसर्न, हमारे नोट्स जो है उसमें से भी यदि आपने क्वेश्चंस को इनको पढ़ा है, ठीक है, और पढ़ने के बाद आपने क्लासेस को, केवल नोट्स से काम नहीं चलेगा। मैं आपको पहले ही बताया था कि क्लासेस में मैंने बहुत सारी चीज़ें एक्स्ट्रा बताई। यदि आपने सारी की सारी क्लासेस सिंसियरिटी से देखी हैं, उसके बाद उसमें जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो अपने नोट्स में ऐड करने के बाद आपने उनको अच्छी तरह से जो है मेमोराइज़ किया है, बार बार में रिवीजन किया है, उनका कम से कम 10 बार रिवीजन किया है, तो आपके साथ ये पॉसिबिलिटी है कि आपको अधिकतर चीज़ें एग्जाम में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में याद रह जाएँ। फिर भी मेरा मानना है कि एग्जाम का स्ट्रेस होता है, चीज़ें भूलते हैं, बहुत सारी चीज़ें, कितना भी कहने के बाद बच्चों से मना करूंगा कि भाई ये चीज़ें आप पहले इनको फोकस कर लें, आपको फिर टाइम मिले तो दूसरी, तो वो क्या सोचते हैं, किसी ने वो नोट्स पढ़े, किसी ने वो बुक पढ़ी, तो उनको छोड़कर उधर भागते हैं, तो वो कितना भी बता लो वो प्रवृत्ति रहती है ना। इसलिए मैं फिर भी ये मान के चलता हूँ कि आप इन 179 क्वेश्चन में से आप जो है 20 क्वेश्चन फिर भी गलत कर देते हैं, ठीक है। तो 20 क्वेश्चन यदि गलत कर देते हैं तो ये आपका हो जाता है 159, यानी कि एक सिलेक्ट होने वाला स्टूडेंट उसको 159 क्वेश्चन इसमें से सही कर देने चाहिए। तो 159 को मैं 160 मान लेता हूँ, ठीक है। 160 क्वेश्चन इसमें सही कर देने चाहिए काट पीट के। अब डिफ़िकल्टी लेवल की बात करें तो डिफ़िकल्टी लेवल जो है आपका ये है, ठीक है, 121। अब देखो जो अच्छा स्टूडेंट होता है उसमें क्या होता है कि जैसे आप पढ़े हुए होते हो तो कहीं ना कहीं वो चीज़ आपको स्ट्राइक कर जाती है, कहीं आपने पढ़ी होती होने को तो वो डिफ़िकल्ट है, या अब आपने कभी कोई जो है किसी तरीके का कोई पेपर सॉल्व किया, या आपने किसी तरीके की कोई चीज़ पढ़ी आपको एकदम से स्ट्राइक की, या फिर आपने सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरह से समझी हैं, ठीक है ना, और आपने जैसे मान लो मेरी क्लासेस अच्छी तरह से सुनी हो तो आपका एक कॉन्सेप्ट क्रिएट हो गया और कॉन्सेप्ट से आप उस क्वेश्चन पर पहुँच सकते हैं, ठीक है। तो आप इस तरीके से, मेरा मानना है डिफिकल्ट क्वेश्चन में से भी आप 15 से 20 क्वेश्चन कर सकते हो। मैं ये मान लेता हूँ 15 क्वेश्चन कर सकते हो। 15 का मतलब है आप करोगे तो 30 कर सकते हो, 35 कर सकते हो, लेकिन उसमें से कई क्वेश्चन जो है, ज़्यादातर क्वेश्चन जो है गलत होने की पॉसिबिलिटी रहती है, तो आपकी काट पीट कर जो है 15 क्वेश्चन सही पर आ जाते हैं। 121 डिफिकल्ट क्वेश्चन में ऐसा नहीं है कि आप केवल 15 क्वेश्चन ही अटैम्प्ट करो वो सही हो जाए, ऐसा नहीं होता। आप उसमें से करोगे 30 कर सकते हो, 40 कर सकते हो, कई बहुत ज़्यादा भी कर देते हैं, ज़्यादा करने में नुकसान होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहती है। तो मैंने कहा कि आपने इसमें मान लो 15 क्वेश्चन सही कर दिए, तो हमारे 116 प्लस आप देखो 15 ये हो गया, तो हमारे 175 क्वेश्चन, मेरा मानना ये है कि इंग्लिश में 175 क्वेश्चन जो है किसी स्टूडेंट के आ रहे हैं तो वो सिलेक्शन की रेस में हैं। अब 155 से यदि हम मार्क्स काउंट करें तो ये हो जाते हैं 87 के करीब, ठीक है, ये मार्क्स हो जाते हैं आपके 87 के अराउंड। फाइन। जीके का जो इंग्लिश सब्जेक्ट था, लिटरेचर देखो और सब्जेक्ट से मान लो मैं कहूँ ज्योग्राफी वाला सब्जेक्ट है, आर्ट्स का सब्जेक्ट है, तो वहाँ पर तो 30 से 35 तक पहुँचने चाहिए। पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट है तो वहाँ पर भी बच्चों के 30 प्लस पहुँचने चाहिए सिलेक्शन वाले के, है ना। जो आर्ट्स के सब्जेक्ट हैं, ठीक है ना, किसको छोड़कर, लिटरेचर को छोड़कर, ठीक है ना, उनके तो 30 से अबव अच्छा स्कोर है। लेकिन लिटरेचर की बात करें, साइंस के सब्जेक्ट्स की बात करें तो उसमें 25 जो है वो अच्छा स्कोर है। 25 जो है क्वेश्चन, यदि 25 यदि मार्क्स बन रहे हैं तो अच्छा है। अब यदि हम इसका एनालिसिस करें तो ये जो है आपके 112 हो जाता है। यदि हम इसका एनालिसिस करें तो यहाँ पर हम जो है कट ऑफ की बात करें तो जनरल के जो है 112 होते हैं, ठीक है। इंटरव्यू में मेरा मानना ये है कि आपको जो है 12 मार्क्स मिल सकते हैं। हालांकि जो सिलेक्ट होने वाले स्टूडेंट्स होते हैं उनका इंटरव्यू यदि रिटन में इतने अच्छे मार्क्स लेकर आए तो ज़्यादातर पॉसिबिलिटी ये रहती है कि उनको 12 से ज़्यादा मार्क्स, लेकिन 12 आप मान लीजिए कि 12 से ज़्यादा मार्क्स मिल सकते हैं उनको, 15 भी मिल सकते हैं, ठीक है ना, मिलने वालों को 20 भी मिल जाते हैं, ठीक है ना। तो आप ये मान के चलें, हम एवरेज की बात करें और 12 मार्क्स माने, तो यदि हम इस तरीके से एनालिसिस करें तो हमारी जो मेरिट जो है वो 124 जाती है। देखो मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि हो सकता है कि मेरा परसेप्शन जो है आपके परसेप्शन से मैच नहीं खाता, आपको ऐसा लगता है कि आपका परसेप्शन सही है तो आप उसके साथ जा सकते हैं। लेकिन जो मैंने जो स्टडी की है, मेरे पास जो ऑलमोस्ट 350 बच्चे जो है उनके मार्क्स आए हैं, ठीक है, जिस तरीके से मैंने काफ़ी इतने दिनों से इस पेपर को ढंग से देखा है, बच्चों का रिस्पॉन्स देखा है, बच्चों की क्या क्या परफॉर्मेंस है, उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो अभी एक जो एनालिसिस है जो हमने किया उसमें हम 124 पर पहुँचते हैं। अब दूसरी तरफ यदि हम और दूसरे तरीके से समझें तो देखिए, अब हम देखते हैं लास्ट ईयर्स के पेपर्स, उनकी कट ऑफ
ठीक है ना, उनका लेवल, उससे हम एनालिसिस करें। देखिए यदि कट ऑफ की बात करें तो 2015 में जो पेपर हुआ था उसमें टोटल पोस्ट 93 थी। टोटल पोस्ट कितनी थी? 93। जनरल कैटेगरी की उसमें 7 पोस्ट थी क्योंकि बैकलॉग की पोस्ट ज़्यादा थी। चूँकि पोस्ट 7 थी, पेपर कंपैरेटिव इजी था, लेकिन क्या है कि पहली बार पेपर था तो थोड़ा सा दिक्कत तो थी, तो लेकिन फिर भी जो है उसमें कट ऑफ जो है आपकी 144 बनी, और शायद इंटरव्यू कॉल जो है 107 मार्क्स पर था, 107 या 9 पे, इस तरीके से। फाइन। यदि 2020 की बात करें तो 2020 में पोस्ट जो है कम थी, 55 थी, लेकिन जनरल कैटेगरी की इसमें पोस्ट 17 थी, यानी कि उससे ज़्यादा। वहाँ पर जो है आपकी मेरिट गई थी 125। 2020 का पेपर 2015 की कंपैरेटिवली इजी था, और यहाँ पर आपका इंटरव्यू कॉल हो गया था 87 मार्क्स पर। यहाँ पे आपका इंटरव्यू कॉल कितने पे हो गया था? 87 मार्क्स पर। ठीक है, तो ये तो हमारा लास्ट जो एग्ज़ाम हुई उनका जो है डेटा है। अब हम बात करें 2023 जो अभी पेपर हुआ उसके बारे में बात करें। यदि हम उसके बारे में बात करें तो वहाँ टोटल नंबर ऑफ पोस्ट थी 153, बहुत ज़्यादा पोस्ट थी, और जनरल कैटेगरी की 47 पोस्ट थी। इतनी पोस्ट थी कि इतनी पोस्ट जो है सहसा ही होती नहीं है, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा पोस्ट थी। लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा पोस्ट थी तो हम केवल इन पोस्ट बहुत ज़्यादा थी, इसके हिसाब से हम ये नहीं कह सकते कि कट ऑफ बहुत ज़्यादा नीचे चली जाएगी। पेपर भी इजी नहीं था, नो डाउट, ठीक है ना। फर्स्ट पेपर बहुत इजी था। फर्स्ट पेपर में जो भी पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके 50 से 60 के बीच में मार्क्स आ गए हैं, ठीक है। सेकंड पेपर जो है डिफ़िकल्ट था, लेकिन फिर भी यदि कट ऑफ की बात करें तो मेरा दूसरा एनालिसिस ही है। दूसरा एनालिसिस कैसा है कि मेरे पास लगभग 350 स्टूडेंट्स ने पर्सनली मैसेज करके अपने मार्क्स बताए। तो देखो, मेरे को जो जिन भी स्टूडेंट्स ने पर्सनल मैसेज किया है, तो कई ने कहा कि सर हमारे मार्क्स डिस्क्लोज नहीं करना, तो कईयों के क्या, मैं किसी के भी नहीं करता, ठीक है ना। आप लोगों के जो मार्क्स हैं जो आपने मुझे बताए, तो वो किसी के भी डिस्क्लोज, यदि आप ये चाहते हैं कि भाई हम आपकी यदि भावना है इस तरीके की, तो आपकी भावनाओं की कद्र की जाएगी। मैं किसी के भी मार्क्स जो है उसमें डिस्क्लोज नहीं कर रहा, ठीक है। लेकिन आपके जो मार्क्स बताए हैं वो आपने 95% स्टूडेंट्स से मुझे जेन्युइनली बताएं, क्योंकि कईयों से मेरी फ़ोन में बात हुई है, कईयों के जैसे मुझे ज़्यादा मार्क्स लगे तो मैंने उनसे बात भी की है पर्सनली, ठीक है ना, और उन्होंने मेरे को मैसेज भेजा है सारा कैलकुलेशन। और वो जो है हमारे साथ कोर्स में या टेस्ट सीरीज़ में, तो हमें पता है उनकी परफॉर्मेंस क्या है। तो जनरली जिनकी टेस्ट में या कोर्स में हमारी अच्छी परफॉर्मेंस चल रही थी, उनके मार्क्स अच्छे हैं, तो वो आइडिया भी लग जाता है कि भाई ये कोई फेक नहीं है, ठीक है। और जो कंसिस्टेंटली टच में है शुरू से, तो वो थोड़ा सा आइडिया लग जाता है। तो 350 स्टूडेंट्स तो अभी तक मेरे पास, अब कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनके मार्क्स बहुत कम होते हैं तो वो शेयर नहीं करते। कई 1-2-4 स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनके मार्क्स ज़्यादा हो तो वो शेयर करना नहीं चाहते, ठीक है ना। लेकिन जनरली जिनके मार्क्स कम होते हैं वो शेयर नहीं करते, कम से अपने टीचर से या मेंटोर से, ठीक है। तो 350 जो मार्क्स हैं उनमें जो वेरिएशन मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे पास जो है 70 से लेकर 127 तक स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं, यानी कि हाईएस्ट 127। मैं ये नहीं कह रहा कि 127 से ऊपर जो है राजस्थान में किसी के मार्क्स नहीं होंगे, लेकिन इक्के दुक्के के भी ही होंगे, ये भी पक्का है। 1-2 स्टूडेंट हो सकता है, कोई मैंने कहा डार्क हॉर्स हो, कोई छुपा हुआ रिस्तम हो जिसके 130 हो, लेकिन मेरी नॉलेज में नहीं है, ठीक है। वो मेरी नॉलेज में नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि मेरी नॉलेज तक ही सारी बातें हैं। कुछ स्टूडेंट ऐसे हो सकते हैं जिनके 127 से ऊपर हो, लेकिन ये भी पक्का है कि वो कुछ ही हो सकते हैं, 1-2 ही हो सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं होंगे, ठीक है, मेरा ऐसा मानना है। तो 70 से 127 तक जो स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं, तो उसमें मैंने एक कैलकुलेशन किया कि 105 से प्लस कितने स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं। तो उसमें ऑलमोस्ट जो है हमारे जो 55 स्टूडेंट्स जो हैं उनके 105 से ऊपर मार्क्स हैं। अब मेरिट जनरल, मैं आपको जनरल की बात बता रहा हूँ, मैं मेरिट आप उसी हिसाब से अपना एनालिसिस कर लें। जनरल बॉयज़ की जो है 47 जो है पोस्ट है टोटल। कितनी पोस्ट है? 47, ठीक है। फिर मैंने दूसरा एनालिसिस किया, मैंने ये देखा कि भाई 110 से प्लस कितने हैं। तो देखो 105, इस जो स्कोर में 105 से लेके 110 तक तो केवल ज़्यादा से ज़्यादा 10 ही बच्चे थे। कितने थे? 10 ही थे। 105 से लेकर 110 तक 10 ही बच्चे थे। अधिकतर बच्चे 110 या 110 से ऊपर थे। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हम ये मान सकते हैं कि लगभग 45 बच्चे जो हैं 110 से प्लस हैं, जिनकी इन्फॉर्मेशन मेरे पास है। मैं फिर कह रहा हूं कि मैं ये नहीं कहता कि मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है वही कंप्लीट है, कुछ और भी हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं है, बहुत ही कम है, ये आप मान के चलिए। जितने भी बच्चे हैं उनमें से अधिकतर बच्चे जो है डायरेक्ट या इनडायरेक्ट जो रूप से जुड़े हुए हैं। तो 45 बच्चों का स्कोर तो मेरे पास है जिनके कि 110 से प्लस है।
अब कुछ बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं कि जिनके 110 से ऊपर हों लेकिन वो मेरे कांटेक्ट में ना हो या मुझे उनके बारे में पता ना हो, है ना। लेकिन फिर भी हम ये मानते हैं कि हमारी जो जनरल बॉयज़ की जो मेरिट है, जनरल बॉयज़ की जो सीट है वो कितनी है 47। तो मैं ये मान लेता हूँ कि 47 बच्चों के 110 से ऊपर हैं। अब देखिए यदि 47 बच्चे जो हैं उनके 110 से ऊपर, मैंने आपसे कहा कि 47 बच्चे ऐसे हैं जिनके की 110 से ऊपर है, 47 ही हमारे पास पोस्ट है, ठीक है। तो हमने कहा कि 110 से ऊपर हैं। इंटरव्यू में जो है यदि हम मार्क्स की बात करें तो 12 मार्क्स उनको मिल जाएंगे, ठीक है। तो कितने हो गए 1 पहले हम इसमें जीके के मार्क्स और ऐड कर देते हैं। तो 110 के बाद हमने इसमें जीके के मार्क्स ऐड कर दिए, जीके के मार्क्स के सही ही बताएं, तो 110 जो है, ठीक है, जीके के मार्क्स सही थे ना। तो 110 में हम जो है 12 मार्क्स यदि जोड़ दें तो ये हो जाता है 122। देखो वहाँ पर भी हमारा बाय एंड लार्ज वही आ रहा था, है ना। वहाँ पर भी हमारा बाय एंड लार्ज जो हमने एक एनालिसिस किया था उसमें भी 122 के करीब ही आ रहा था। और यहाँ पर हमने स्टूडेंट्स वाइज दो चीज़ें मैच करती हैं तो पॉसिबिलिटी बनती है कि हमारा जो एनालिसिस है वो शायद सही है, क्योंकि हमने इजी डिफिकल्ट लेवल पे देखा था तो वहाँ पर भी हमारा 124 के करीब जा रहा था। स्टूडेंट्स के जो उसी हिसाब से जो रिजल्ट आए, स्टूडेंट्स के मैंने अपने मार्क्स भेजे तो उन मार्क्स के हिसाब से भी हमने देखा कि यदि 47 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके 110 से ऊपर हैं, यदि उनको 12 मार्क्स भी मिलते हैं तो 122 हो जाते हैं। अब देखो ऐसा भी हो सकता है किसी स्टूडेंट के 105 हो, इंटरव्यू में मार्क्स आपको 8 से लेकर 20 तक कुछ भी मिल सकते हैं, जनरली 8 से नीचे नहीं मिलते हैं, जनरली एक्सेप्शनली होता है, और जनरली 20 से ऊपर नहीं मिलते, एक्सेप्शनली होता है, ठीक है ना। एक्सेप्शनली केस को, एक दो के केसेस को हम जो है किसी भी तरीके से जनरलाइजेशन में नहीं ले सकते। तो ऐसा भी हो सकता है किसी स्टूडेंट के 105 मार्क्स हों और उसके 20 मार्क्स आ जाएं, पॉसिबल है। स्टूडेंट्स के पिछली बार भी आए हैं, पिछली बार से पिछली बार भी आए हैं, खूब के 20 मार्क्स आए हैं, तो इस तरीके से उसके 125 हो जाते हैं, यानी 105 वाला भी दौड़ में है, ठीक है। किसी के मान लो 102 हैं और 102 वाले को भी यदि मान लो आपको 20 मिल जाते हैं तो वो 122 है, तो वो भी रेस में है। इसका मतलब 102 तक का बच्चा जो है आराम से रेस में है, यदि वो इंटरव्यू बहुत अच्छा कर सकता है। लेकिन किसी स्टूडेंट के 110 है और उसको इंटरव्यू में 10 ही नंबर मिलते हैं तो उसके 120 हो गए, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो जो है इस बच्चे से पिछड़ जाएगा 105 से। तो एक तो इंटरव्यू का रोल जो है काफ़ी क्रूशियल हो गया, इसलिए आपको इंटरव्यू की भी प्रेपरेशन अच्छी तरह से करनी चाहिए, सिंसियरिटी से, ठीक है। दूसरी बात देखो, यहाँ पर मैंने ये कहा कि जो 1010 वाले बच्चे हैं तो वो उनमें से मैंने 12 ही नंबर जोड़े हैं, लेकिन मेरा मानना ये जो 110 तक पहुंचे हैं तो उनका इंटरव्यू भी ठीक जाएगा। तो अधिकतर बच्चों की ऐसे हो सकती है कि 12 से ऊपर निकल जाएं, 15 से ऊपर मार्क्स मिल जाएं। तो यदि 15 मिलते हैं तो वो अधिकतर गैदरिंग कहाँ पर हो गई, 125 पर हो गई, ठीक है। तो ये सारा जो एनालिसिस मैंने किया वहाँ पर भी हमने देखा था, जब हमने ईजी और डिफिकल्ट के लेवल पर भी चेक किया था तो भी हम 124 पर पहुँच रहे थे। तो मेरा मानना ये है, ये मैं फिर कह रहा हूँ कि ये मेरा परसेप्शन है, हो सकता है कि आपका परसेप्शन अलग हो, तो आपको यदि ऐसा लगता है आपका परसेप्शन ज़्यादा सही है तो आप उसके हिसाब से भी जा सकते हैं। मेरा परसेप्शन ये है कि ये जो मेरिट जो आपकी जानी चाहिए वो 122 से 127 तक जानी चाहिए, और यहाँ पर नीचे जाने की संभावना कम है, यहाँ पर भले 1-2 नंबर ऊपर जाए। आई रिपीट, मेरे हिसाब से जो है कट ऑफ अभी जिस हिसाब से स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं, हालांकि जो है आरपीएससी की आने पर मार्क्स जो है अप एंड राइज होगा, लेकिन क्या होता है कि आरपीएससी में मान लो 8 क्वेश्चन की बात आई तो ऐसा नहीं है कि किसी स्टूडेंट को 8 में नुकसान हो जाए या 8 में फ़ायदा हो जाए। मान लो 10 क्वेश्चन में वेरिएशन आ जाता है, 10 क्वेश्चन में, तो ऐसा नहीं कि हर स्टूडेंट को 10 क्वेश्चन में नुकसान हो जाए या 10 में फ़ायदा हो जाए। ऐसा हो सकता है कि 7 या 3 का हो या 5 का हो, तो क्वेश्चन के हिसाब से मार्क्स कितने हो गए, 1-2 नंबर, तो 1-2 नंबर 2-3 नंबर से ज़्यादा वेरिएशन नहीं आएगा, है ना। तो अपन ये नहीं कह सकते कि जो है बिल्कुल जो है उथल पुथल हो जाएगी, ऐसा उथल पुथल नहीं होगी। फाइन, हो सकता है 2-3 नंबर प्लस माइनस हो जाए, इससे ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। अब आपने कैलकुलेशन ही इस तरीके से की है कि भाई जैसे आपने लिए सॉफ्ट कॉर्नर हो गया कि भाई यहाँ पर ये सही मान लिया, वहाँ पर ये सही मान लिया, जहाँ जहाँ आपकी मन की बात हो गई ना वो सही मान लिया, तो फिर उसमें तो कितने भी मार्क्स जो है ज़्यादा कम हो सकते हैं। तो मेरे हिसाब से जो मेरिट है वो 122 से 127 जनरल की होनी चाहिए, क्योंकि काफ़ी अच्छे स्टूडेंट्स के मार्क्स आ रहे हैं, क्योंकि इस बार स्टूडेंट्स ने काफ़ी अच्छी प्रिपरेशन की थी, काफ़ी अच्छी। देखो मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे सेकंड पेपर में जो है हमारे क्लास में से 80 क्वेश्चन आए, फर्स्ट पेपर में तो
आप ये समझ लीजिए कि ग्रामर है उसमें तो किसी के भी आएंगी। स्टूडेंट्स ने लिटरेचर वाले पेपर में पूरा का पूरा कई टेक्स्ट लाइन वगैरह एज इट इज़ आई हैं, वो मैं सारी आपको बताऊंगा। और जब आप पेपर का पूरे का एनालिसिस करके कर दिया उसके बाद हम सोल्यूशन करेंगे। सोल्यूशन करने के बाद मैं आपको बताऊंगा कहाँ से क्वेश्चन पूछे गए और आगे जो आपके डिपार्टमेंट में भी इसमें यदि क्वेश्चन पूछे जाएँ इसी तरीके से, हो सकता है सेमी पेपर सेटर हो तो उस तरीके के आइडियाज़ उसके दिमाग में चल रहे हैं तो हो सकता है वहाँ से वो क्वेश्चन आपको दोबारा जो है पुटअप हो जाए, तो आपको उसका भी ध्यान रखना है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से मैंने आपको बता दिया कि मेरे हिसाब से जो है फाइनल मेरिट जो है 122 से 127 तक की होनी चाहिए। इससे नीचे जाने की संभावना नहीं है, यहाँ प्लस हो सकता है, नीचे नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये मैंने अपना एनालिसिस बताया और फिर दोबारा बात यही है, अब आपको ये दोनों पेपर जो है इसमें टाइम लगेगा डेली। जैसे यदि आप 1 घंटे की भी क्लासेस हों तो आपको 1 घंटे में मुझे नहीं लगता कि 20 से क्वेश्चन से ज़्यादा हो, क्योंकि आपको पता है मेरा पेपर सोल्यूशन कराने का तरीका, हमने जो क्लासरूम के टेस्ट का सोल्यूशन कराया था वो 20 क्वेश्चंस का, तो उसमें भी 1 घंटे क्लास लगी थी। क्योंकि आप पेपर का सोल्यूशन करा रहे हो तो चारों चॉइस के बारे में डिटेल में बताएं और ये क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया और उससे रिलेटेड क्या क्या चीज़ें पूछी जा सकती हैं। तो वो एक तरीके से पूरा के पूरे कोर्स का एक तरीके से एक रिविज़न होता है ना। तो आपके पास तो 300 क्वेश्चन हैं तो उनका, और आपके लिए सबसे बड़ी दिक्कत सेकंड पेपर में है। तो सबसे पहले हम सेकंड पेपर से ही बात करेंगे और मैं आपको बताऊंगा हमारी क्लास में जो भी पढ़ाया उसके बिल्कुल स्क्रीनशॉट लेके आपको बताऊंगा कि किस तरीके से हमारे 80 के अराउंड तो कोर्स में से हैं। टेस्ट सीरीज़ के तो अभी मैंने काउंट ही नहीं किए क्योंकि मेरा इतना टाइम नहीं था कि टेस्ट सीरीज़ में देखो कितने क्वेश्चन है, और टेस्ट सीरीज़ में से भी आपको पता है क्वेश्चन आए। तो वो मैं तो अपने जो कोर्स के बारे में बता रहा हूँ कि 80 के अराउंड उसमें से कोर्स में से आए, और टेस्ट सीरीज़ के तो अभी काउंट ही नहीं किया, और टेस्ट सीरीज़ के काउंट करेंगे तो उससे भी ज़्यादा हो जाएंगे। ठीक है ना, लेकिन आपको वही पता है कि आपको पता है, मैंने आपको कहा था कि आप फिर भी क्या करते हो, पढ़ते वक्त बाद में कुछ गलतियां तो हर स्टूडेंट से होती है, ये ह्यूमन नेचर है। ठीक है, तो ये कट ऑफ के बारे में। अब आप एक बात और देखिए, नेक्स्ट बात है कि भाई इंटरव्यू कॉल कितने पे आ सकता है जनरल कैटेगरी का। ठीक है, तो देखो इंटरव्यू कॉल की बात करें तो हमने यहाँ पे ये एनालिसिस किया था। यदि हम पहले की बार की देखें तो यहाँ पर 107 पर इंटरव्यू कॉल था और 141 पर जो है आपका क्या था, तो यहाँ पर हम देखें तो लगभग 34 मार्क्स का डिफरेंस था। फाइन, यदि हम 2020 का देखें तो 2020 में आपने देखा कि यहाँ पर जो है आपका इंटरव्यू कॉल जो है 87 मार्क्स पर हो गया था। तो आप देख लीजिए 25 + 13 तो यहाँ पर हो गया 38, तो 38 मार्क्स का डिफरेंस रहा था। ठीक है, यदि इस हिसाब से एनालिसिस करें तो मेरा मानना ये है कि जो जनरल कैटेगरी का जो इंटरव्यू कॉल है, जनरल कैटेगरी का जो इंटरव्यू कॉल है वो 80 से 85 मार्क्स के बीच में आ जाएगा। इंटरव्यू कॉल जो है वो 80 से 85 के बीच में आने की पॉसिबिलिटी है, और जो मेरिट है वो 122 से 127 के बीच में आने की पॉसिबिलिटी है। ठीक है, ये मेरा एनालिसिस है, बाकी की आपके अपने परसेप्शन है वो भी हो सकता है सही हो सकते हैं, है ना। मैंने जो अपना परसेप्शन क्रिएट किया है वो इस स्टूडेंट्स के 350 स्टूडेंट्स के डेटा के अकॉर्डिंग पूरे पेपर में इजी और डिफ़िकल्ट क्वेश्चन की कौन कौन सी सेक्शन में कितने क्वेश्चन और कौन सा डिफ़िकल्ट लेवल का था, कौन सा इजी लेवल का था, उस हिसाब से एनालिसिस किया है। ठीक है, थैंक यू।